गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में जीवों में विविधता पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जैव विविधता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है यानी कि वर्गीकरण, और वर्गीकरण के प्रकार क्या हैं और वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्गीकरण और जैव विकास क्या है। ठीक है। तो बच्चों, जीवों की शारीरिक संरचना में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उनका अस्तित्व बनाए रखने में आवश्यक होते हैं, यानी कि जो भी उनके शरीर में चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उनको जीवित रखने के लिए। शारीरिक संरचना में निरंतर होने वाले परिवर्तनों की यह प्रक्रिया जैव विकास कहलाती है। और यही जो शारीरिक संरचना है जिसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, इस प्रक्रिया को बच्चों जैव विकास कहते हैं। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जैव विकास को बताया है। ये यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी लिखी हुई पुस्तक है, तो आप लिखेंगे चार्ल्स डार्विन। तो इसमें चार्ल्स डार्विन ने बताया है कि जैव विकास क्या है। कुछ जीव समूहों की शारीरिक बनावट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे जीव आदिम जीव कहलाते हैं। यानी कि जब किसी जीव में किसी भी प्रकार का शारीरिक संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ है या आया है, तो ऐसे जीवों को बच्चों प्रिमिटिव या फिर आदिम जीव कहते हैं। जबकि कुछ जीवों की जो शारीरिक बनावट में बहुत परिवर्तन हुए हैं, बहुत अलग तरीके के परिवर्तन हुए हैं, तो ऐसे जीव विकसित या उच्च जीव कहलाते हैं। अतः विकसित जीव जटिल जीव भी कहलाते हैं, यानी जिनमें परिवर्तन हुआ है या फिर जो उच्च जीव हैं, इनको आप जटिल जीव भी कह सकते हैं। जैव विकास की ये अवधारणा हमें वर्गीकरण से जोड़े रखती है, और इसी जो जैव विकास है इसको हम लोग वर्गीकरण से जोड़ सकते हैं। अब देखते बच्चों वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का पदानुक्रम यानी कि हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की सभी श्रेणियों को बड़े से छोटी श्रेणियों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीकीय पदानुक्रम कहलाता है। ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी जीव को अगर आप उसका क्लासिफाई करते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं बड़ी श्रेणी से छोटी श्रेणियों में, तो उसके निश्चित क्रम को बच्चों वर्गीकीय पदानुक्रम कहते हैं। जीव वैज्ञानिक हैकल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वोस ने सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभक्त किया है। यानी जो हमारे हैकल वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट विटेकर थे या कार्ल वोस थे, इन्होंने सजीवों को केवल किंगडम नामक यानी कि जगत के नाम से बहुत बड़े वर्ग में विभाजित किया। वाटेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रतिपादित की थी, यानी कि उन्होंने 5 एनिमल किंगडम जो है वो जो अवधारणा थी उन्होंने दी थी। इसमें बच्चों मोनरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, पादप जगत और जंतु जगत आते हैं। यानी कि 5 इसमें जगत आ गए, जैसे मोनरा हो गया पहला, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा फंजाई, पांचवा पादप जगत और चौथा पादप जगत और पांचवा जंतु जगत। बॉस ने क्या किया था, जो कार्ल बॉस थे उन्होंने मोनरा जगत को आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में विभक्त कर दिया था। यानी कि उन्होंने मोनरा को और 2 भागों में विभक्त किया, जिसे कहते हैं आर्की बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। वर्गीकरण विभिन्न स्तरों पर उपसमूहों के नाम से किया जाता है। सभी उपसमूह यानी कि श्रेणियों का पदानुक्रम निम्न प्रकार है बच्चों। हम लोग देखते हैं, जैसे पहले जब आप किसी भी जीव को वर्गीकृत करेंगे तो सबसे पहला जो पद होगा उसे कहते हैं जगत या फिर किंगडम। उसके बाद उससे छोटा आता है जिसे कहते हैं संघ यानी फाइलम। इसमें बच्चों जंतु में भी होते हैं ये, और पादपों में भी संघ होते हैं। अब संघ के बाद आता है वर्ग यानी कि क्लास के बाद आता है गण के बाद आता है कुल के बाद वंश, और सबसे छोटी जो इकाई है वर्गीकरण की वो है जाति यानी कि स्पीशीज। स्पीशीज अब हम लोग इसको बड़े क्रम में देख लेते हैं, तो सबसे पहले स्पीशीज होगा, उससे बड़ा जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम
और फिर किंगडम। देखिए यहाँ पे निम्नतम जो है वो है स्पीशीज, और जो उच्चतम है वो है जगत, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई हो गई क्लासिफिकेशन की या फिर वर्गीकरण की, वो है जाति। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण एवं इसके मूल सिद्धांतों को अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाती है। यानी जो वर्गीकी है उसमें ये वर्गीकी ऐसी शाखा है जिसमें आप वर्गीकरण को अध्ययन करते हैं, उसके मूल सिद्धांतों को अध्ययन करते हैं। वर्गीकी का जनक जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। तो एक नंबर का प्रश्न यहाँ भी बनता है कि कार्ल लिनियस कौन है। तो कार्ल लिनियस जो है वो वर्गीकी के जनक है, यानी कि द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज कैरोलस लिनियस। अब देखते हैं बच्चों प्रजाति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रजाति, यानी कि जाति, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीशीज। ठीक है, तो प्रजाति या फिर जाति को वर्गीकरण की मौलिक इकाई माना जाता है, यानी कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉरी, जब बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीशीज है। आपस में समानता प्रदर्शित करने वाले जीवों का समूह जिसके सदस्य प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन करते हैं तथा समान पूर्वज की संतति होते हैं, एक प्रजाति बनाते हैं। यानी स्पीशीज क्या होते हैं बच्चों? स्पीशीज के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो एक दूसरे से अंतः प्रजनन करते हैं, उसके बाद जो ऐसी जीव को उत्पन्न करते हैं जो आगे की पीढ़ी को बढ़ा सकता है, तथा उनके जो पूर्वज होते हैं वो एक ही होते हैं। सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीव इसी समूह में होंगे। पृथ्वी पर सभी मनुष्य एक ही प्रजाति यानी कि होमो सैपियन के सदस्य, यानी कि हम जो मनुष्य हैं उनके जो पूर्वज थे उन्हें कहते हैं होमो सैपियन। तो हम सब एक ही स्पीशीज के हैं। स्पीशीज के बाद आता है बच्चों वंश, यानी कि जीनस। समानता प्रदर्शित करने वाले प्रजातियां एक वंश में रखी जाती हैं। अच्छा, वे प्रजातियां जिनके अंदर एक समानता होती है उनको हम लोग जीनस के अंदर रखते हैं या फिर वंश के अंदर रखते हैं। जैसे कि पैंथरा। पैंथरा जो है बच्चों वो शेर, बाघ और लेपर्ड तीनों प्रजातियों का वंश है। यानी यहाँ पे देखिए जो शेर है अलग दिखाई देने वाला जीव है, बाघ अलग है और लेपर्ड अलग है, लेकिन हमने इनको एक ही जीनस या वंश में रखा है जिसे कहते पैंथरा। ठीक है, अब देखते कुल। आपस में संबद्ध वंश एक कुल में वर्गीकृत किए जाते हैं। फेलिस वंश यानी कि बिल्ली का है और पैंथरा शेर का और बाघ का। दोनों में समानता होने के कारण इन्हें एक कुल यानी कि फेलिडी में रखा गया है। देखिए यहाँ पे हम शेर, बाघ और बिल्ली तीनों को एक ही वंश में रख रहे हैं, जबकि इन तीनों के जो है जो समानता है वो नहीं है, यानी कि थोड़ी सी समानता है बाकी नहीं है, इसलिए इनको हम एक ही कुल में रखेंगे। अब आता है बच्चों गण, यानी कि समानता प्रदर्शित करने वाले कुलों से मिलाकर एक गण बनता है। यानी कि जब बहुत सारे कुल में एक समानता होती है तो उनको हम लोग एक गण में रखते हैं, यानी कि ऑर्डर में रखते हैं। बिल्ली कुल फेलिडी और कुत्तों का कुल कैनिडी, दोनों को गण यानी कि कार्निवोरा में रखा गया। क्योंकि दोनों मांसाहारी हैं इसलिए हम लोग उनको ऑर्डर यानी कि गण में रखेंगे जो कि मांसाहारी, जिसे कहते हैं कार्निवोरा। नेक्स्ट आता है बच्चों वर्ग यानी कि क्लास। समानता दिखाने वाले गणों से बड़ी श्रेणी वर्ग कहलाती है। कार्निवोरा गण, प्राइमेटा गण और रोडेंशिया गण मिलकर स्तनधारी वर्ग बनाते हैं। यानी कि ये मैमेलिया क्लास के होंगे क्योंकि ये शिशुओं को जन्म देते हैं, इसलिए इनका जो वर्ग हो जाएगा बच्चों ये मैमेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों संघ, यानी अनेक वर्गों से संघ का निर्माण होता है। संघ व वर्गों के बारे में आप आगे अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग बताएंगे संघ क्या है। अभी देखते हैं जगत, यानी जगत को वर्गीकरण की सबसे बड़ी श्रेणी माना जाता है। एक जगत में अनेक फाइला
सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे फाइलम को मिलाएंगे तो एक जगत बनता है। इस समूह में जीवों की संख्या सबसे अधिक होगी, लेकिन उनके बीच की समानताएं सबसे कम होगी। दो जगत वर्गीकरण यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस ने जीव जगत को सिर्फ दो जगत में विभाजित किया था, जिसे कहते हैं जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया, यानी कि एनिमल जगत में और प्लांट जगत में। दो जगत में कार्लस लीनियस ने जो संसार के जितने भी जीव हैं उनको विभाजित किया था। इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक जीवाणु और विषमपोषी अवशोषी फंजाई को प्लांटी जगत में हरे पादपों के साथ वर्गीकृत किया गया था। इसमें कुछ और कमियां भी थीं। वर्गीकरण तंत्रों की इस प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए। इन वर्गीकरण का निम्न विवरण जो है, इन वर्गीकरणों का विवरण हम लोग बच्चों देखेंगे कि पहला है, पहले तो दो जगत किंगडम था, फिर तीन जगत किंगडम। तो तीन जगत किंगडम जो है इसके बारे में डिस्कस करें, यानी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्नेस्ट हैकल ने एक नए जगत प्रोटिस्टा का सृजन किया। इसमें ऐसे जीवों को रखा गया जिसमें ऊतक भिनन का अभाव था। प्रमुखतः एक कोशिकीय जीव थे, यानी यहाँ पर दो जगत यानी कि एनिमेलिया जगत और प्लांटी जगत के साथ साथ अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा को भी इसी में जोड़ा, यानी कि तीन जगत किंगडम बन गया और इसमें एक कोशिकीय जीव थे मुख्यतः। कोपलैंड ने प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए एक नए जगत मोनरा की स्थापना करी। रॉबर्ट वैटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इसी वर्गीकरण का वर्णन सर्वाधिक मान्य रहा। पुस्तकों में जीवों का पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो पांच जगत किंगडम है, यानी कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया था और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाइटेकर ने कोशिका जटिलता, जीव की जटिलता, पोषण विधि को वर्गीकरण का मुख्य आधार बनाया, यानी कि जब भी वाइटेकर ने क्लासिफिकेशन किया तो उसका आधार बच्चों कोशिका की जटिलता को रखा, जीव की जटिलता को रखा और किस प्रकार जो है वो पोषण करते हैं, इसको उन्होंने मुख्य आधार बनाया। वाइटेकर द्वारा प्रस्तुत पांच जगत वर्गीकरण की विशेषताएं बच्चों निम्न प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं विशेषताओं को पढ़ने से पहले कि जो जीव है उसको दो भागों में विभाजित किया गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बच्चों में एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि मोनरा, और यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय में हम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे और बहुकोशिकीय में हम लोग कोशिका सहित भित्ति और कोशिका रहित भित्ति को पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी कोशिका जिनके कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है और ऐसी कोशिका जिसके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति को हम लोग दो भागों में विभाजित करेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण जिनमें नहीं होता है वे कहलाते फंजाई और जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है वे कहलाते हैं पादप जगत। अब कोशिका रहित भित्ति, जिनके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऐसे जीव जो हैं वो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं बच्चों विशेषता क्या है, यानी वाइटेकर द्वारा पांच जगत वर्गीकरण की प्रमुख जो विशेषता हैं बच्चों निम्न है, यानी कि पहले हम लोग देखेंगे मोनरा। तो ये बच्चों एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी कि इसका जो जो जीव हैं वो सभी एक कोशिका के बने हुए हैं। इनमें आरंभी जो केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जो सबसे पहले जो केंद्रक मिला था वो इन्हीं में पाया जाएगा। केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है, यानी कि इसके चारों ओर झिल्ली नहीं होती है। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी कि इनके जितने भी कोशिकांग होते हैं, पहली बात तो इनके कोशिकांग होते नहीं हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्गी, काय, ये नहीं होते हैं। ये जीव स्वपोषी व विषमपोषी होते हैं। बच्चों, इनके उदाहरण हैं जैसे
जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, ये सभी जो उदाहरण हैं ये मोनेरा के उदाहरण हैं। इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूरिन अथवा पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती, यानी इनके जो कोशिका होती हैं इनके चारों ओर एक पदार्थ होता है, यानी कोशिका भित्ति जिसके चारों ओर म्यूरिन होता है और पेप्टाइडोग्लाइकिन इनके चारों ओर बना होता है। एग्जाम्पल है बच्चों इश्चरिया कोलाई और नील हरित शैवाल, ये उदाहरण है मोनेरा के। देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ बैक्टीरिया का। देखिए इसके चारों ओर जो है कोशिका भित्ति है और इसके अंदर देखिए जो केंद्रक पदार्थ है ये अव्यवस्थित रूप में पड़ा हुआ है और इसके जो तंतु भी हैं। फिर देखिए इसके कोशिकांग नहीं हैं और जो भी हैं वो अव्यवस्थित रूप से कोशिका द्रव्य में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो था बच्चों मोनेरा की संरचना। अब देखते हैं प्रोटिस्टा। तो बच्चों इस जगत में अधिकांश जीव एक कोशिकीय यानी कि यूकैरियोटिक होते हैं। वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। मोनेरा में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, लेकिन प्रोटिस्टा में ये वास्तविक केंद्रक यहाँ पे दिखाई देने लगता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे कोशिकांग होंगे उनके चारों ओर झिल्ली होगी। कुछ जीवों में गमन के अंग फ्लैजिला या सीलिया होते हैं, यानी कि इनके सहायता से जो जीव हों एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि अपने आप भी ये भोजन बनाते हैं और ये दूसरे के ऊपर भी निर्भर रहते हैं। परंतु अमीबा जो होता है वो समभोजी होता है। इसका अर्थ ये है कि परिस्थिति के अनुसार ये स्वपोषी भी हो जाता है और ये विषमपोषी भी हो जाता है। उदाहरण है बच्चों अमीबा, शैवाल, डायटम, यूग्लिना, पैरामीशियम। यहाँ बच्चों हमने आपको अमीबा की संरचना दिखाई हुई है। देखिए अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा है, इसके अंदर केंद्रक है जो कि सुव्यवस्थित है और बहुत से यहाँ पे कोशिकांग है जिसके चारों ओर झिल्ली पाई जा रही है, यानी कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कवक यानी कि फंजाई। ये मुख्यतया परजीवी यानी पैरासाइट या फिर मृतोपजीवी होता है, यानी कि सड़े गले चीज़ों के ऊपर जो है जीवित रहता है। इनमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। पर्णहरिम यानी कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं होता है, इसी कारण बच्चों ये हरे नहीं होते हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इनकी विशेषताएं बच्चों निम्न हैं। बच्चों कवक का जो शरीर होता है वो लंबा होता है, धागेनुमा संरचना का बना होता है, जिन्हें कवक या तंतु या हाइफी कहते हैं। संयुक्त रूप से हाइफी के साथ कवक के शरीर को कवक जाल यानी माइसिलम कहते हैं। बच्चों अगर आप लोगों को इसकी पता लगाना है कि ये कैसा होता है, तो अगर आपने कभी ब्रेड खाई हो तो ब्रेड के ऊपर अगर वो कुछ दिनों के लिए आप ब्रेड को रख लेंगे तो नमी के कारण जो होता है उनके अंदर हरे हरे रंग के एक जीव यानी कि पदार्थ आ जाता है, जिसे कहते हैं फंगस कहते हैं या फिर कवक कहते हैं। अगर आप लोग इसके कुछ भाग को लेकर के सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वो बच्चों धागे के नुमा दिखाई देते हैं, जिन्हें कहते हैं हाइफी कहते हैं। और जो इनके जो पूरा जो संयुक्त रूप से अगर आप इसको देखेंगे तो ये माइसिलम कहलाता है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, यानी जो कवक की जो कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। कवक में भोज्य पदार्थ जो होता है वो ग्लाइकोजन अथवा तेल के रूप में संचित होता है, यानी कि इनके अंदर जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होगा और तेल के रूप में यानी कि फैट के रूप में ये संचित होगा। लैंगिक, इनमें दो युग्मक व दो केंद्रकों का संयुग्मक होता है, यानी लैंगिक जनन में क्या होगा, इसमें दो युग्मकों या फिर दो केंद्रकों का संयुग्मन होगा यानी मिलन होगा। अलैंगिक जो इसमें जनन होता है वो बीजाणु के द्वारा होता है, जैसे म्यूकर है, राइजोपस है। राइजोपस बच्चों भाभी मैंने आपको उदाहरण बताया है कि ब्रेड में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कायिक जो जनन होता है वो विखंडन तथा कलिकाओं के द्वारा इनमें कायिक जनन होता है। ये देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, एगैरिकस है।
एगैरिकस बच्चों मशरूम है ऐसा जो कि आप खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यही एक ऐसा मशरूम है जिसको आप सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा और जितने भी फंगस होते हैं उनमें किसी न किसी रूप में जो है वो खाने के लायक नहीं होते हैं, यानी कि आप उनको खा नहीं सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों लाइकेन क्या होता है। तो कवकों की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया या हरे शैवाल के साथ परस्पर लाभकारी अंतर संबंध बनाती हैं, जिन्हें सहजीविता संबंध कहा जाता है। यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं साइनोबैक्टीरिया टाइप के या हरे शैवाल कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि हरे शैवाल के साथ या फिर साइनोबैक्टीरिया के साथ संबंध बनाते हैं, और ये संबंध उनके लाभ की ही वजह से होता है, यानी कि उनका उनमें फ़ायदा होता है और दोनों जो हैं एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। जैसे जो हरित शैवाल है वो उसको शरण मिल जाती है कवक से, और जो कवक होता है उसको हरित शैवाल से भोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार जो है दोनों के बीच में एक सहजीविता संबंध हो जाता है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाती है, और ऐसे सहजीवी जीव को हम लोग लाइकेन कहते हैं। अतः लाइकेन किसी एक फंगस तथा एक साइनोबैक्टीरियम के परस्पर लाभकारी अंतर संबंध से बनने वाला विशिष्ट प्रकार का जीव है। बच्चों ये जो लाइकेन होता है ये विशिष्ट प्रकार का जीव है जो कि फंगस और एल्गी से मिल करके बनता है। लाइकेन नम स्थानों पर पेड़ की छाल पर धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये बच्चों प्रदूषक के प्रति विशेष रूप से संवेदी होते हैं, यानी कि प्रदूषण के ये सूचक होते हैं। जहाँ पर प्रदूषण होगा वहाँ पर ये नहीं दिखाई देंगे, वे वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। इसी कारण बच्चों इन्हें प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। लाइकेन के प्रमुख उदाहरण हैं बच्चों असनिया, क्लेडोनिया और पारमेलिया। अब आता है बच्चों प्लांटी जगत। यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी जीव पादप कहे जाते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक हो, जिनके अंदर बहुत सी कोशिकाओं जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना हो, स्वपोषी यानी कि अपना भोजन वे स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ऐसे जीव बच्चों प्लांटी जगत में रखे जाते हैं। इन जीवों की कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि जो इनके कोशिका की के चारों ओर जो कोशिका भित्ति होती है वो बच्चों सेलुलोज की बनी होती है, तथा ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जीव जगत के एक प्रमुखतम जगत होने के कारण इस जगत के उपसमूह की व्याख्या हम लोग इसमें विस्तृत रूप से करेंगे। अब देखते बच्चों एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में जो जीव होते हैं वो बच्चों यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, विषमपोषी होते हैं, और इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इन जीवों की कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती, सेलुलोज नहीं होता है। यह भी जीव जगत का एक प्रमुख जगत है, और इस जगत को हम लोग उपसमूहों का विस्तृत वर्णन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।